हम आज कंप्लीट करते हैं कि जी कल्चरल कंट्रोल क्या है। तो इसमें जी आज हम फिर देखते हैं नेक्स्ट, जो उस दिन हमने कुछ थोड़ा सा देखे थे मेथड, क्लीन कल्चर था, और यहाँ तक हमने पढ़ा था आई थिंक रेमिनेंट्स ऑफ प्रीवियस क्रॉप्स। तो ये जो है नेक्स्ट, फिर आज हमने पढ़ने ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, ये भी पढ़ लिया था जी। यहाँ से ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस ये भी हमने पढ़ लिया है। ये टिलेज एंड कल्टीवेशन, टिलेज एंड कल्टीवेशन जो है आपको पता है कि जी ये ऐसा तरीका है कि अगर आप ये गोडी से, ये जिस गोडी है या हल चलाते हैं, तो इससे कई सारे इंसेक्ट जो हैं वो किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि ज़मीन भुरभुरी हो जाती है, एयर की परमेबिलिटी जो है सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो ये आप चाहे वो हल हो, चाहे वो डिस्कें हो, चाहे वो रूटावेटर हो, कोई भी जो इक्विपमेंट है जो चलाया जा सकता है, जिसकी मदद से ये कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये दूसरा फायदा ये होता है कि ये कई सारी फसलों में हम करते ही हैं। जैसे अब कपास की फसल है या राइस की फसल है, ये चावलों की, तो उसमें क्या करते हैं कि हम स्पेशली जब फसल खत्म हो जाती है, तो खत्म होने के बाद हम उसमें स्पेशल एक रूटावेटर चला के वो कीड़ों को, जो उसमें से उसके जो मुड वगैरह है वो खत्म करते हैं। तो उस मुड का बड़ा सारा फायदा होता है कि उसके अंदर जो जड़ों के अंदर जो हैं या मुडों के अंदर, जिनको हम स्टबल्स कहते हैं, उन स्टबल्स के अंदर जो इंसेक्ट वगैरह छुपे होते हैं वो तबाह हो जाते हैं, ठीक है, वो किल हो जाते हैं। इस तरीके से जो है मैंगो 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 की कनोपी के नीचे जो जमीन होती है ना, उस जमीन के अंदर क्या होता है कि जो जो मिली बग होती है, ये फरवरी में दरख्तों के ऊपर चढ़ना शुरू होती है, और ये मार्च में जो है फूल लगते हैं, आपको पता है मैंगो के, और फिर उसके फूलों का सारा रस चूस लेती है, और फिर जून में जब गर्मी पड़ती है, फिर ये नीचे आके मट्टी में अंडे दे के फिर ये मर जाती है, ठीक है। तो अगर वहां पे गोडी वगैरह कर दें मार्च फरवरी में, फरवरी के स्टार्ट में हम गोडी वगैरह कर दें, तो क्या होता है जो अंडे वगैरह जो हैं उसके वहां पे किल हो जाते हैं, और वो ऊपर मट्टी से ऊपर नहीं चढ़ पाती, ठीक है। तो जो दरख्तों के ऊपर नहीं चढ़ जाएगी। प्लस इसके लिए हमने वो स्टिकी बैंड जो पीछे आपको दिखाए थे मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर, वो स्टिकी बैंड लगाते हैं, तो स्टिकी बैंड से भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये मैं आपको, ये सामने आप देखें जी तस्वीरें जो हैं ये आपको नजर आ रही हैं कि ये देखें जी गोडी करते हैं, तो इस गोडी से एक तो ये फायदा होता है कि हमें वो जड़ी बूटियां खत्म हो जाती हैं, दूसरा ये स्टबल खत्म हो जाते हैं, और प्लस जो है मट्टी चढ़ जाती है। मट्टी चढ़ने से भी कई सारे जो हैं, जैसे ये शुगर केन की फसल है या ये फसल है, ये उससे टर्माइट से भी बच जाती है, दीमक जिसको हम कहते हैं। और इसके अलावा कई सारे इंसेक्ट जो हैं वो मट्टी में मिक्स हो जाते हैं, डीप लेयर में चले जाते हैं, या अबव द सरफेस आ जाते हैं। अबव द सरफेस भी आ जाए तो धूप की वजह से वो अंडे वगैरह खराब हो जाते हैं, और अगर वो डीप लेयर चले जाएं तो फिर उनमें से निकल कुछ नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अंडे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा क्लीन सीड, यूज ऑफ क्लीन सीड, कि जितना साफ सुथरा सीड यूज करेंगे, आपकी जो फसल में उतनी जड़ी बूटियां कम होंगी, ठीक है, और रिजल्टेंटली जो है दूसरा उनके ऊपर उसकी जर्मिनेशन रेट अच्छा होगा, और इसके अलावा जो है पेस्ट का अटैक कम से कम होगा। और अगर आपने क्लीन सीड नहीं यूज किया, ऐसा सीड यूज किया है जो कि पहले से ही इन्फेक्टेड सीड है, इन्फेस्टेड सीड है, जिसको कीड़ा वगैरह लगा हुआ है या उसको कोई बीमारी लगी हुई है, अगर आपने ऐसा सीड लगा दिया या ऐसी कलम लगा दी या ऐसा पौधा लगा दिया जो पहले से ही बीमार है, देखिए ना, कार्टन लीफ कल वाला पौधा आपने बीमारी पहले ही लगी हुई आपने लगा दिया, या एक सीड आपने ऐसे लगा दिए जिनको इंसेक्ट लगे हुए हैं, तो पहले ही उसको कीड़ा लगा हुआ है, तो अब वो जो उससे सीडलिंग बनेगी, उससे छोटा पौधा बनेगा, वो कैसे इंसेक्ट से महफूज होगा, कैसे बीमारियों से महफूज होगा, तो वो डेफिनेटली उसको बीमारियां भी पड़ेंगी, और उसका जो है उसको इंसेक्ट भी लगेंगे, और प्लस जो है कि उसकी वो ताकत नहीं होगी। एक देखें हेल्दी सीड होता है, उससे पौधा बनता है, उसकी सीडलिंग डेवलप होती है, और एक पौधा ऐसा है कि वो हेल्दी सीड नहीं है, बीमार सीड है, या पहले से टूटा हुआ सीड है, डैमेज सीड है। अब डैमेज सीड से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का पौधा पैदा होगा, वो डेफिनेटली शुरू से ही कमजोर होगा, और जब कमजोर के ऊपर जो है बीमारियों का अटैक ज्यादा होता है, लेकिन आपको पहले ही बीमारी लगी हुई है, हेपेटाइटिस लगा हुआ है या एड्स लगा हुआ है, तो आपको कई सारी बीमारियां और से लग जाती हैं,
क्यों कि बॉडी के अंदर जो है जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर है। ठीक है, तो इस वजह से सेम पौधों के अंदर भी ऐसे होता है कि अब ये देखें आपके पास सीड है, ये हेल्दी सीड है, ये सारे आपको सीड नजर आ रहे हैं। अगर इस तरह का सीड लगाएंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी पैदावार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार ये हमने बड़ा साफ सीड लगाया, इसमें अब ना तो कोई जड़ी बूटी उगेगी और इनसे जो जर्मिनेशन रेट होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। आप जर्मिनेशन रेट लगाते हैं ना, मतलब गंदम में 1 मन आप दाने डालते हैं और अगर 1 मन में से 10 किलो खराब है, ठीक है, आपके नंबर ऑफ प्लांट्स पूरे होंगे, कभी भी आपके नंबर ऑफ पौधे जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। जब पूरे नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपकी 15 से 20 मन 30 मन पैदावार वैसे ही कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमने हेल्दी सीड यूज करनी। दूसरा जो है, अगर आप बीमार सीड यूज करते हैं या अनहेल्दी सीड यूज करते हैं तो फिर उससे डेफिनेटली आपको ये इसके मुकाबले में ये सीड दिखें जिनको बीमारियां लगी हुई हैं या इंसेक्ट से, ये देखें लोबिया है, ये गंदम है, इसको देखें रस्ट लगी हुई है, ये चने हैं, ये देखें इसको ग्रैम डोरा मूंग डोरा लगा हुआ है, ये देखें इसको भी लगे हुए। अगर इस तरह का आप सीड लगाएंगे आपके आधे सीड भी नहीं होंगे, ठीक है। और अगर इनमें बीच में जैसे जड़ी बूटियों के सीड होते हैं वो भी हैं तो फिर माशाल्लाह जड़ी बूटियां भी उग पड़ेंगी, वो फिर आपका और ज्यादा नुकसान करेंगी। और जड़ी बूटियों के ऊपर आपको पता है कि कई तरह के पेस्ट जो हैं इवन कि वो ऑफ सीजन में भी ग्रो कर जाती हैं। तो ये इसलिए हमेशा हेल्दी सीड, साफ सीड और सर्टिफाइड सीड, रेजिस्टेंट सीड यूज करें। तो इसके लिए जो है जो अच्छे फार्मर हैं वो सीजन के स्टार्ट होने से पहले सीड ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अच्छा सीड मिल जाए ताकि जो है वो उसकी पैदावार भी ज्यादा हो और बीमारियों से महफूज भी हो। दूसरा होता है प्रूनिंग एंड थिनिंग। ये प्रूनिंग एंड थिनिंग, प्रूनिंग एंड थिनिंग क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि ये किन्नू का बाग आजकल जैसे फरवरी में खत्म हो गया, ठीक है, जैसे ही खत्म हुआ तो लोग क्या करते हैं उनमें से जो बीमार शाखें, सूखी हुई शाखें वो निकालना शुरू कर देते हैं ताकि अगला फल लगने से पहले पहले जो ऐसी शाखें हैं जो बीमार हैं या सूखी हुई हैं बीमारी की वजह से या इंसेक्ट के अटैक की वजह से, किसी वजह से भी वो निकाल दें। प्लस क्या होता है कि कई सारी फसलों में जैसे कपास लगाते हैं तो कपास का आप सीड ज्यादा लगाते हैं, थोड़ा नहीं लगाते ताकि सारे पौधे, अगर जर्मिनेशन रेट कम भी है तो ज्यादा पौधे उगाएं। अब अगर ज्यादा पौधे उगे हैं तो आप बीच में से क्या करते हैं कि बीच में से जो जहाँ पे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, पौधे से डिस्टेंस का ज्यादा है, वहां से बीच में से एक पौधा निकाल लेते हैं ताकि उसकी थिनिंग हो जाए। ठीक है, वो थिनिंग क्यों करते हैं कि अगर पौधे बढ़ गए, मतलब पौधे अगर ज्यादा हैं आपकी जो रिकमेंडेड नंबर से उस फील्ड के अंदर पौधे ज्यादा हैं तो क्या होते हैं कि पौधे जब जुड़ जाते हैं ना तो वो आपको पता है कि वो पानी को एवेपोरेट करते हैं अपनी बॉडी में से। ठीक है, जब एवेपोरेट करते हैं तो पौधे जुड़े हुए हो ना, उनकी कनोपी जुड़ी हुई हो तो क्या होता है कि उनकी कनोपी के अंदर ह्यूमिडिटी, जो मॉइस्चर है, नमी है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जब नमी या मॉइस्चर इकट्ठा होता है तो फिर वहां पे रस चूसने वाले कीड़ों का राज होता है। ठीक है, वहां पे रस चूसने वाले कीड़े जो हैं बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जो कि व्हाइट फ्लाई है, एफिड है, जिसड है, थ्रिप्स है, वो फिर बीमारियां फैलाती हैं, बेशुमार किस्म की बीमारियां फैलाते हैं और नुकसान करते हैं और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है जिसको फिर बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कपास के अंदर जो हैं ये लोग जो हैं वो उसकी प्रॉपर थिनिंग एंड प्रूनिंग करते हैं। इसी तरीके से सिट्रस के बागों में चले जाएं, किन्नू के बाग में चले जाएं, मैंगो के बाग में चले जाएं, हर साल उसके जो हैं जो किसान है उनकी प्रूनिंग करते हैं ताकि हवा का बीच में से गुजर बसर ठीक हो, यानी कि धूप पड़े सारे पौधों के ऊपर पड़े, कनोपी पे पड़े, ताकि जो है ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं ये ना फैलें। और अगर आप इनको छोड़ देंगे तो फिर डेफिनेटली जो है ये दूसरे उसकी तीसरा जो मकसद होता है हमने इनको प्रॉपरली ट्रेन भी करना होता है, यानी कि पौधे की एक पूरी प्रॉपर शेप बने। और अगर आप उसकी शाखें नहीं काटेंगे, थिनिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे तो उस पौधे की प्रॉपर शेप ही नहीं बनेगी, ये भी मसला होता है। तो ये देखें जी, ये जैसे ये देखें पौधा है अब बहुत ज्यादा घना है, अब हमने फल आने वाला है, फल आने से पहले पहले ये देख ले बीच में से गैर जरूरी शाखें जो हैं हमने निकाल देती हैं। इसी तरीके से ये देखें बीमारी वाला फूल है बटूर, इसको हम बटूर कहते हैं,
ये लगा हुआ है मैंगो के ऊपर, ये अब हमने रिमूव करना है। इसी तरीके से ये देखें खाटन के पौधों के दरमियान प्रॉपर स्पेस छोड़ा गया है। स्पेस का फायदा ये होता है कि जब पौधा बड़ा हो जाता है, इसका झाड़ ज्यादा हो जाता है, तो फिर इसमें ये आपस में जुड़ते नहीं है। अगर जुड़ जाए तो फिर उसमें ह्यूमिडिटी का अटैक ज्यादा होता है। दूसरा ये मैंने देखा, ये देखें ये सूखी शाखें, ड्राई शाखें, बीमार शाखें, ये बीच में से फार्मर काट देते हैं। ये काटने का मकसद यही होता है कि सिर्फ थोड़ी शाखों के ऊपर फल आए और हेल्दी फूल हो, और फल ज़्यादा हेल्दी हो, अच्छा हो, और उसकी प्रॉपर शेप हो, बीमारियों से पाक हो, ये कीड़ों का अटैक कम से कम हो। ये सारे मकसद होते हैं इनके पीछे। अगर टाइम आप सोएंगे एंड टाइम आप हार्वेस्ट, ठीक है, ये बड़े मैटर करते हैं कि अगर आप जो है एक प्रॉपर टाइम के ऊपर जो है, और ये इसके ट्रायल हर साल जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना, ये अडेप्टिव रिसर्च वाले हैं या एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वाले हैं, ये ट्रायल लगाते रहते हैं किस, और फिर इसके अकॉर्डिंगली जो पंजाब गवर्नमेंट है वो आपको खबरों में, अखबारों के ऊपर या पंफलेट की फॉर्म में किसानों को इंफॉर्मेशन देती रहती है कि आपने गंदम कब लगानी है, ठीक है, आपने कपास कब लगानी है, कब हार्वेस्ट करनी है। अब देखें एक ऐसी कपास है जो कि जाके लगती है मार्च अप्रैल में। अब जो मार्च अप्रैल में कपास लग जाती है और आगे मई जून में आता है, उसके ऊपर व्हाइट फ्लाई का अटैक, सफेद मक्खी का, जेसड का अटैक आता है। तो अगर तो वो मार्च अप्रैल में लग गए तो फरवरी मार्च तक पौधा जान पकड़ जाता है, बड़ा हो जाता है। हाउस फ्लाई आई भी तो इतना नुकसान नहीं होता, मगर अगर हाउस फ्लाई आपने क्या, मैंने कहा कि वो कपास लगती जाके मई जून में है, और ऊपर से कपास लगी और ऊपर से व्हाइट फ्लाई का अटैक हो गया, सफेद मक्खी का अटैक हो गया, तो क्या होता है कि अभी पौधे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, बड़ी बहुत कमजोर होते हैं, ऊपर से जब व्हाइट फ्लाई का अटैक आता है पौधे की ग्रोथ उधर ही रुक जाती है। जब रुक जाती है तो क्या होता है, फिर प्रॉब्लम मी, ठीक है। इसी तरीके से सरसों और तोरिया, अगर ये अर्ली इनको हार्वेस्ट कर लें, ठीक है, तो ये एफिड के अटैक से बचा जा सकता है। अगर आप इनको लेट करते जाएंगे तो फरवरी मार्च में क्या होता है कि ये इसका अटैक, फिर एफिड का अटैक जो है, ये सुस्त तेले का अटैक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है 20 मई से पहले पहले राइस की नर्सरी लगा लें, ठीक है, चावलों की बात कर रहा हूँ कि 20 मई से पहले आप नर्सरी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो उन दिनों बोरर निकल रहे होते हैं, इसके जो इंसेक्ट गर्मियों में छुपे हुए थे ना वो निकल रहे होते हैं। और अगर आप पहले टाइम पे लगा देंगे तो क्या होगा कि उनको अटैक करने का आसानी से मौका मिल जाएगा, और वो फिर खूब मजे करेंगे, और आपकी अगली फसल के ऊपर जो है पेस्ट का अटैक, जिसमें से राइस स्टेम बोरर है, राइस लीफ बोरर है, ये कई सारे इस तरह के बोरर है, येलो स्टेम बोरर है, व्हाइट स्टेम बोरर है, राइस लीफ फोल्डर है, इनका अटैक जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने बचना है तो आपको 20 मई से पहले पहले जो है ये राइस लगाना चाहिए। इसलिए जो है सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम ये बड़े मैटर करते हैं। अगर शुगर केन को आपने फरवरी, मिड फरवरी से पहले पहले आप हार्वेस्ट कर लें तो ये शुगर केन के जो हैं बोरर्स हैं वो अटैक कम कर पाते हैं। और अगर आपका कपास जो शुगर केन बड़ा खड़ा है और फरवरी के बाद आप उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो जो सर्दियों में निकलते हैं ना बोरर, सर्दियों के बाद, ठीक है, वो जो बोरर है इसके, वो जो सोए हुए होते हैं प्यूपे की फार्म में, वो निकलते हैं अडल्ट बन के, तो उनको आगे से खाने की जगह मिल जाती है, अंडे देने की जगह मिल जाती है, वो अंडे दे देते हैं और उनकी अगली जनरेशन चल पड़ती है। मीन हमारी अगली फसल के ऊपर अटैक जो है वो ज्यादा हो जाता है। उससे बचने का हाल ये है कि आप फरवरी से पहले पहले, मिड फरवरी से पहले पहले उसको हार्वेस्ट कर लें। मीन कि जब वो निकले फरवरी के एंड पे मार्च में, तो उस वक्त शुगर केन हो ही ना। जब होगा ही नहीं तो उनका लाइफ साइकिल कितना होता है, उनकी एडल्ट लाइफ कितनी होती है, 4 से 5 दिन, हफ्ता मैक्सिमम, ठीक है। और 4-5 दिनों में अगर उनको होस्ट नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, और अगली जनरेशन उनकी बहुत कम होगी, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने देखा जी अर्ली सोन है कार्टन, और ये देखें कितनी बड़ी है, हेल्दी है, और इसके मुकाबले में ये सारी, इसके मुकाबले में ये देखें अभी पौधा छोटा सा ही है, लेट लगी, और ऊपर से गर्मी की स्ट्रेस, और ऊपर से वाइट फ्लाई की स्ट्रेस आई, तो पौधा उधर ही रुक गया छोटा सा ही, ठीक है, वो बढ़ ही ना सका, ठीक है। तो ये मसला होता है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन,
क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि आपने एक ही जगह पे हर दफा एक ही फसल लगाई जाए, ठीक है। अगर आप हर दफा एक ही फसल लगाई जाए, तो मतलब एक राइस वाला फील्ड है, ठीक है, राइस आपने 2 एकड़ में राइस लगाया था। अब क्या है कि अगर उसमें बार बार राइस ही लगता रहेगा, या एक खेत में आपका आपने लगाई थी मेज मकई, अब बार बार उसी में एक मकई खत्म हुई तो दूसरी लगा दी, तो क्या होता है कि उस फील्ड के अंदर, उस एकड़ के अंदर, जिस एकड़ में आपने फील्ड लगाई थी, उसमें क्या होता है कि कई सारे पेस्ट जो हैं वो जमीन में छुप के, उसके मुड्ढों में छुप के, उसके जो स्टबल है मैंने कहा ना, उसके मुड के अंदर छुप के तो वो बैठे रहते हैं। अब अगर वही क्राप दोबारा लगाएंगे तो पहले ही बैठे हैं वहां पे, तो उनके लिए फूड आसानी से उन्हें मिलता रहेगा और वो मरेंगे नहीं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि जी नहीं, पेस्ट का अटैक कम से कम हो, तो फिर आप क्या करें, उनकी रोटेशन करें। रोटेशन क्या करें, मसलन आप राइस लगा दें, राइस के बाद बीट लगा दें, फिर राइस लगा दें, फिर राइस के बाद कोई आप वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। ये कॉलर एरिया में, ये कॉलर एरिया किसको कहते हैं, ये जो अपर पंजाब, ये जो है ईस्ट मशरकी पंजाब है हमारा, ये गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, ये इलाका, इसको हम क्या कहते हैं, कालर ट्रैक मीन जहाँ पे राइस होता है। ये जो हमारा जनूबी पंजाब है, इसको हम राइस काटन बेल्ट कहते हैं। काटन बेल्ट मीन जहाँ पे काटन होती है। तो ये अक्सर सवाल आ जाता है आपको। तो इसी तरह आपने ये देखें, शुगर केन लगाया, शुगर के बाद मेज लगा दी, फिर काटन लगा दी। तो इस तरीके से क्रॉप का अदल बदल, इसे उर्दू में कहते हैं क्रॉप का अदल बदल करते रहेंगे। तो जब एक क्रॉप के पैसे, मतलब शुगर केन के पैसे, अब आपने ऊपर क्या लगा दी, मेज, तो उसके डिफरेंट पेस्ट हैं, शुगर केन के और हैं, मेज के और हैं, तो वो जो है इंसेक्ट जो है वो सरवाइव नहीं करते, मर जाते हैं। और ऊपर से काटन लगाई, अगर जो काटन के थे, अब काटन के तो डिफरेंट है मेज से, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से जो है वो पूरा अगर आप बदल बदल के लगाते रहेंगे तो फिर जो है आपका मसला कोई नहीं होगा। ये देखें ना, आपने मेज के बाद सब्जी, फिर इसके बाद मटर, ये टोमेटो, इस तरीके से बदलते रहे, उनको बदलते रहेंगे तो आपको आपको मसला नहीं होगा। दूसरा ये है क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम होता है कि ओवरऑल जो है क्रॉपिंग स्कीम शुड बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंसेक्ट अटैक। आप समझते हैं कि जिस क्रॉप का बहुत ज्यादा अटैक हो गया उसको छोड़ दें, उसको 1 साल 2 ना लगाएं, ताकि उसके पेस्ट वगैरह जो है वो खत्म हो जाए। अगर आप समझते हैं जी कि आपके लोकेलिटी के अंदर टर्माइट का बहुत ज्यादा अटैक है, ठीक है, और तो आप चिल्ली और काटन के बजाय टोबैको, अनियन, गार्लिक ये लगा लें, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि जी आपके इलाके में पंपकिन बीटल का, रेड पंपकिन बीटल का बहुत ज्यादा अटैक होता है, तो वहां पे ये गोड़, ये जो कद्दू शद्दू है ना, ये ना लगाएं, आप और सब्जियां लगा दें, और थोड़ी सब्जियां। अगर आप समझते हैं कि मेज को सिर्फ ग्रास लैंड के अंदर, ऐसे फील्ड जिसके अंदर पहले ही बहुत ज्यादा ग्रास है, जहाँ पे ग्रास लैंड, वायर वार्म, वाइट ग्रब का अटैक बहुत ज्यादा होता है, आप मेज ना लगाएं। जैसा कि आपने देखा ये पिछले चंद सालों में पिंक बॉलवर्म का, गुलाबी सुंडी का काटन के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक आ रहा है, और सकिंग पेस्ट का बहुत ज्यादा अटैक आ गया। लोगों ने क्या किया, काटन छोड़ दी, अब वो उस पे आ गए हैं, कई सारे लोग काटन छोड़ के उस पे मेज पे आ गए, मकई पे आ गए, मकई में ज्यादा फायदा हो रहा है उनको, ठीक है। तो अब जो ऐसी फसल है जिसमें आप समझिए कि जो आपके इलाके में कामयाब नहीं है, जैसा पैसा जाया कर रहे हैं, जिस तरह ये देखिए ना बिहाड़ी में कभी काटन बहुत अच्छी होती थी, अब थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो गया है, अब क्या है कि काटन में फायदा ही नहीं है, लोगों को फायदा होता ही नहीं है, नुकसान में चले जाते हैं, और ऊपर से इंसेक्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो लोगों ने उसको छोड़ के क्या करना शुरू कर दिया, और फसलों की तरफ आ गए, जैसे शुगर केन की तरफ आ गए, मेज की तरफ आ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम जो है एक पूरा प्लान होता है कि हमने इस साल में कौन सी फसलें लगानी है। आप वो जो है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द पेस्ट अटैक की पॉसिबिलिटी को देखते हुए आप चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो है उसको हम क्रॉपिंग स्कीम कहते हैं। जैसे ये देखें ना, तो देखा कि अगर टर्माइट का अटैक है तो चिल्ली को के बजाय आप गार्लिक लगा दें, कोई मसला नहीं। अगर रेड पम्पकिन का अटैक है, अब ये कद्दू शद्दू ये जितने हैं, हलवा कद्दू, चप्पन कद्दू,
ये ना लगाएं, ये दूसरी सब्जी है वो लगा लें ताकि आपको नुकसान ना हो ज्यादा। इसके अलावा जो है अट्रैक्टेड क्रॉप एज ट्रैप क्रॉप, कुछ क्रॉप होती है इंसेक्ट को बहुत अच्छी लगती है, जैसे कुछ खाने होते हैं ना इंसान को बहुत ही अच्छे लगते हैं दूसरे खानों की निस्बत, और उनकी तरफ भाग भाग जाते हैं। इसी तरीके से कई सारी फसलें ऐसी होती हैं कि इंसेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, अगर वो लगा दें बीज, आपने मेन क्रॉप, आपकी जो मेन क्रॉप है उसमें ऐसी क्रॉप लगा दें ट्रैप क्रॉप, मतलब ये देखिए जी, ये काटन लगी हुई है सारी, सर ये बीच में 8-10 लाइनें क्या लगा दी उसकी जो है सोरगम की, ठीक है, ये मेन आपकी मेजर क्रॉप कौन सी है, काटन, मगर बीच में जो ट्रैप क्रॉप आपने थोड़ी सी लाइनें लगा दी किसकी, सोरगम की, चरी के ऊपर। अब जितने भी इसके पेस्ट हैं वो सारे इसके ऊपर आते हैं, सोरगम के ऊपर, तो सब सोरगम के ऊपर जब सारे काटन के सारे पेस्ट जो हैं वो अट्रैक्ट होके इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या फायदा है, आपको फायदा ये है कि आपकी काटन के ऊपर पेस्ट अटैक बहुत कम हो, ठीक है, और जो सारा का सारा जो है वो इन फसलों के ऊपर, ये जो ट्रैप क्रॉप लगाई है ना इसके ऊपर होगा, क्योंकि इसको ज्यादा पसंद करते हैं। अब ये है कि बजाय कि पूरी 20 एकड़ या 40 एकड़ के ऊपर आपने स्प्रे करने के बजाय इन 8-10 लाइनों पे स्प्रे कर दें, इन पे कर दें, तो बजाय बहुत ज्यादा खर्चा करने के थोड़ा सा कर दें और उनको ट्रैप करके आप किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका भी है। ये देखें एक ये आपकी मेजर फसल है टोमेटो, ठीक है, तो ये साथ में आपने थोड़ा सनफ्लावर लगा दिया, सोरगम लगा दी, ये ट्रैप क्रॉप के तौर पे, क्या आपकी मेन क्रॉप बची रहेगी, वो जो ट्रैप क्रॉप है उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस तरीके से ये काटन में ये भी देखें, इधर भी सोरगम लगाई है, 2 लाइनें बीच में लगाई हुई हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा गाँव में कि लोगों ने वो तिल वगैरह लगाए होते हैं, तिलों के नुकरों पे आपने देखा होगा अलसी लगाई होती है एज ए ट्रैप क्रॉप के तौर पे, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं, इसका फायदा ये होता है कि जितने भी पेस्ट हैं वो सारे अट्रैक्ट होके किस तरफ आ जाते हैं, ट्रैप क्रॉप की तरफ, और ट्रैप क्रॉप को जो है आप किल कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें ट्रैप क्रॉप में बजाय के पूरे एकड़ में स्प्रे करने के वो थोड़ी सी जगह पे कर लें, और वो ट्रैप क्रॉप, ये ट्रैप क्रॉप ऐसी होती है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और ये ज्यादा पसंदीदा फसलें होती हैं इंसेक्ट के लिए। अच्छा, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, कि अगर आप समझते हैं मतलब आपके रस्ट आ रही है या स्मट की बीमारी आ रही है, तो आप रस्ट और स्मट वाली वैरायटी सो ही ना करें, ऐसी वैरायटी लगाई ना जिसपे ये अटैक आता है, ठीक है। आप इसी तरीके से दूसरी फसलें हैं, आप समझते हैं कि जी ये इस फसल के ऊपर जो है अटैक आता है और ये वैरायटी है इसके ऊपर अटैक नहीं आता इंसेक्ट का, तो आप वो वाली वैरायटी ना लगाएं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे इधर दिखाया गया है कि जो शुगर केन की ऐसी वैरायटी हैं जिनके पत्ते चौड़े और झुके हुए होते हैं, उन पे क्या होता है कि ये लीफ हॉपर का, पायरेला का, व्हाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा होता है, तो आप ऐसी वैरायटी लगाई ना जिसके पत्ते काफी ज्यादा चौड़े हों या झुके हुए हों, वो लगाई ना, ठीक है। इसी तरीके से जो हार्ड वैरायटियां होती हैं, जो जिनका छिलका सख्त होता है, ठीक है, उनके ऊपर बोरर का अटैक कम होता है, तो आप ऐसी वैरायटियां लगा लें जिसका छिलका बहुत ज्यादा सख्त है, जिसका नरम है वो ना लगाएं, आपको पता है क्योंकि बोरर का अटैक होने। इसी तरीके से ये बीटी काटन है, ये बीटी काटन जो है ये अमेरिकन बॉलवर्म के अगेंस्ट, स्पॉटेड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। अगर आपने स्पॉटेड जो चितकबरी सुंडी है या अमेरिकन सुंडी है उससे बचना है तो आप बीटी काटन लगा लें, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका और लेटेस्ट तरीका है कि अगर आप ऐसी वैरायटी लगाएं जो रेजिस्टेंट वैरायटी है, जो उस बीमारी के अगेंस्ट या उस इंसेक्ट के अगेंस्ट कुव्वत मुदाफत रखती हैं, अगर रखती हैं तो वो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको आपकी फसल भी अच्छी हो जाएगी और वो वैरायटी आपको पैदावार भी दे जाएगी। इसके अलावा ये देखें जी, ये कुछ फसलें दिखाई गई हैं, ये देखें जी, ये फसल है, ये देखें, ये 2 फसलें लगी हैं सोयाबीन की, ये देखें रेजिस्टेंट वैरायटी है, ये ससेप्टिबल वैरायटी। अब जब बीमारी का अटैक है ये रेजिस्टेंट वैरायटी तो बची हुई है एज इट इज है, और ये देखें ससेप्टिबल वैरायटी का क्या हाल है, ठीक है। इसी तरीके से ये 2 वैरायटियां देख लें, ये आपके सामने लगी हुई हैं। अब ये देखें और ये देखें, ये हरी पड़ी है, अच्छी है, रेजिस्टेंट है, और ये देखें इसका तबाह हो गई है,
इसी तरीके से ये टोमेटो देखें, ये बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, अच्छे हैं, रेजिस्टेंस है, और ये देखें नीचे तबाह हो गए। ठीक है, तो ये ऐसी वैरायटी लगाएं जो बाद में आपको पता हो कि तबाह नहीं होगी। इसी तरीके से जो है स्टिमुलेटिंग प्लांट ग्रोथ विद फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल करें तो क्या होता है कि जिस तरीके से एक इंसान है ना, उसको अच्छे न्यूट्रिएंट मिलते रहें जो उसकी बॉडी को चाहिए, और एक इंसान हेल्दी हो, तो अब हेल्दी इंसान के ऊपर बीमारियों का अटैक कम होगा या ज्यादा होगा? डेफिनेटली कम होगा। इसी तरीके से सेम है पौधों की सिचुएशन, कि जो पौधों को खुराक चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, अगर उनको मिलते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी मिलेगा, ग्रीन मिन्योर भी मिलेगा, आप उनको गोबर की खाद भी डालते रहेंगे। ठीक है, ग्रीन मिन्योर होता है जो आप जंतर वगैरह लगा के उसको अपनी जमीन में कुतर देते हैं, वो उसको हम ग्रीन मिन्योर कहते हैं। या आर्टिफिशियल फसलें हैं, या कंपोस्ट है, पत्तों की बनी हुई खाद डालते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि पौधों को जो खुराक चाहिए होती है वो मिलती रहती है। जब मिलती रहे, अब पौधा हेल्दी हो, जवान हो, उसने अच्छा कद किया हो, अब उसके ऊपर कोई बीमारी का अटैक, इंसेक्ट का अटैक आए, तो वो बीमारी या इंसेक्ट के अटैक को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है और उसका नुकसान नहीं होता और आपको फसल दे जाता है। अगर एक पौधा पहले ही बड़ा कमजोर सा खड़ा है, उसको आपने खाद भी नहीं लगाई, ठीक है, दी नहीं, और ऊपर से अब जब बीमारी का अटैक आएगा, इंसेक्ट का अटैक आएगा, तो वो तो पौधा पहले ही स्ट्रेस कंडीशन में है। एक बंदा देखे ना, पहले ही स्ट्रेस कंडीशन में है, ऊपर से कोई उसे बीमारी लग गई तो वो बंदा दिनों में मर जाता है। एक हेल्दी बंदा, उसको कोई स्ट्रेस भी ना हो, ठीक है, और उसको बीमारी आए तो वो बीमारी को बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर ये सेम ऐसे पौधों में है। ये देखें जी, अब आपके सामने में ये देखें, एक शुरू में जब फसल लगाई गई तो इसको देखें खाद दी गई, इसको खाद नहीं दी गई। तो अब ये देखें इसके और इसके कलर में और इसके साइज में देखें फर्क है या नहीं। जब फर्क है, साइज में, कलर में फर्क है, अब जब इस पे अटैक आएगा, ये बड़े आसानी से बर्दाश्त कर जाएगी बीमारी को, इंसेक्ट को, और आपको पैदावार देगी, तबाह नहीं होगी। जबकि इसके मुकाबले में ये है, अब इस पे बीमारी आए, अटैक आए, फिर आप देखिएगा ये तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसी तरीके से ये देखें जी, फर्टिलाइजर स्टार्टर, मीन के इनको फर्टिलाइजर शुरू से दी गई, इसको नहीं दी गई। अब इनका कद देख लें और इसका साइज देख लें कि ये पौधे शक्ल से ही लग रहे हैं कि ये पहले ही स्ट्रेस कंडीशन में पीले हुए पड़े हैं। अब जब उसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है, उसकी खुराक क्या बननी है? और फिर जब इसके ऊपर से कोई बीमारी आ गई, इंसेक्ट का अटैक आ गया, तो उसने सिरे से बचना ही नहीं है, पौधे ने वैसे ही तबाह हो जाना है। तो इसलिए जो है ये फर्टिलाइजर जो है वो जरूरी होती है। ये देखें, इसके मुकाबले में ये फास्फोरस डाली और ये देखें फसल जवान खड़ी है। अब फास्फोरस नहीं डाली और ये देखें छोटे छोटे पौधे खड़े हैं। ठीक है, तो बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए ये आपको एक ग्राफ से दिखाया गया है कि 0 किलो नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम नाइट्रोजन और 90 किलोग्राम नाइट्रोजन। तो ये देखें, आपने ज्यादा खाद दी, ठीक है, तो ये देखें सबसे ज्यादा पॉड बने, यानी कि प्लांट की फलियां ज्यादा बनी। अब सीड की बात करें तो नंबर ऑफ सीड भी, जिसमें खाद ज्यादा डाली उसमें नंबर ऑफ सीड भी ज्यादा बने। पैदावार का हिसाब लगाएं तो जिसमें आपने खाद डाली, ज्यादा डाली, उसमें सबसे ज्यादा पैदावार भी ऐसी फसल में। तो ये पैदावार इसी तरीके से पेस्ट है। इसी तरीके से दूसरा जो है इरिगेशन। इरिगेशन होता है कि आप फसल को प्रॉपर टाइम पे, जब उसको जरूरत है उस टाइम पे पानी दे दें, और ऐसी टाइम पे जब उसको पानी की जरूरत नहीं है उस टाइम पे पानी को रोक लें, तो वो बड़ा ही अच्छा होता है। अब देखें ना, जिन दिनों गर्मियों में मानसून की बारिशें हो रही हों, उन दिनों कपास को पानी नहीं चाहिए होता। या बाग जो है हमारे, जो ऑर्चर्ड है, किन्नू का बाग है, माल्टे का बाग है, अगर उन दिनों पानी की जरूरत नहीं, अगर पानी देंगे तो क्या होगा कि वहां पर उनको जड़ों से कई तरह की फंगस डिजीजेज लग जाएंगी। ठीक है, फंगस डिजीजेज से क्या होगा कि पौधा जो है दिनों में मरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से उसके ऊपर लश ग्रीन भी हो जाएगा। जब पानी हद से ज्यादा मिलेगा तो पौधा क्या हो जाएगा, ज्यादा ही ग्रीन हो जाएगा। जब ज्यादा ग्रीन होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर रस चूसने वाले कीड़ों का अटैक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और पौधा आपको दिनों में मरता नजर आएगा।
मगर अगर अगर आप समझते हैं कि जिन दिनों देखिए उसका अब जैसे गंदम थी पिछले दिन थे उसका अब दाना बन रहा था, तो दाना बनने की स्टेज पे या जो उसकी इम्पोर्टेंट स्टेज होती है जब, या आप देखते हैं कि जी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उन दिनों और बारिश भी नहीं हो रही, फिर पानी की जरूरत होती है, चाहे वो बाग हो या चाहे आपकी फसल है काटन है, तो उसको पानी की जरूरत है। तो अगर आप उसको प्रॉपर टाइम पे जब उसको रिक्वायर्ड है, या हर फसल के लिए नंबर ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कहते हैं ना वीड है तो उसको 3 से 4 फट जो इरिगेशन लाजमी दें, और वो जो उसके क्रिटिकल टाइम है उस पे लाजमी दें। अगर आप उस टाइम पे देंगे तो नंबर ऑफ जो टिलर्स हैं जैसे गंदम है, तो अगर उसको जो टिलरिंग स्टेज पे पानी मिल जाए तो उसका क्या होता है कि जो वो जो एक पौधे से आगे टिलर बनते हैं ना, जो सिट्टे बनते हैं वो ज्यादा बनते हैं। अगर आपने उस स्टेज पे पानी मिस कर दिया तो एक तो वो सिटे कम बनेंगे, दूसरा ये है कि उसके ऊपर इंसेक्ट अटैक ज्यादा से ज्यादा होगा, क्यों कि वो पौधा स्ट्रेस कंडीशन में आ गया। जब इंसेक्ट का अटैक आएगा तो फिर वो उसके अटैक को विद स्टैंड नहीं कर पाएगा, उसके अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्यों कि वो पहले ही स्ट्रेस कंडीशन में है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम पानी का रेगुलेट करते हैं प्रॉपर तरीके से, चाहे कोई भी फसल हो। आप प्रॉपर तरीके से, आपको एग्रीकल्चर वाले हैं वो बताते हैं, जैसे ये देखें जी, ये अल्फा अल्फा है, लूसर्न जिसे आप कहते हैं, ये देखें जी, ये एरिगेटेड है, ये अन एरिगेटेड है, दोनों के आप देख लें साइज में फर्क, कैनोपी के फर्क। ठीक है, ये देखें जी आपके पास रेगुलेटेड जिसके अंदर पानी आपने रेगुलेट किया, इम्प्लॉडेड आपने कर दिया जिसमें पानी जो है आपने जो है नहीं दिया, वो आप देख लें इसके अंदर, इसमें ये देखें और इसकी कैनोपी देखें। ठीक है, तो ये बड़ा फर्क आता है कि अगर जब आप प्रॉपर तरीके से पानी देते हैं और उसके जो रिक्वायर्ड स्टेजेस होती हैं उस पर देते हैं, तो बहुत ज्यादा, एक तो इंसेक्ट अटैक कम से कम होता है, दूसरा पौधा हेल्दी ज्यादा होता है। और ऐसी स्टेज पे जब पानी नहीं जरूरत तो फिर आप उसको ना दें। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बात, कोई क्वेश्चन किसी का? शाबाश, एक दफा अटेंडेंस भी शेयर कर दें। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो तो वो आप पूछ लें, बाकी जो है ये हम आपके वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा।